हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है। क्या ये इंडिया के लिए भी कंसर्न की बात है? इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है और आगे की जो स्थिति है वो किस तरह की होने वाली है। सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे जो क्वेश्चन हैं, जो आपके डाउट हैं, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रॉपर जो अपडेट है वीडियो का आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। जैसा कि अभी देखने को मिला है कि यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है अक्टूबर के महीने में वो देखने को मिला है 6.2%। यानी महंगाई दर कितनी जा रही है? 6.2% जो है अक्टूबर के मंथ में देखने को मिला है। अब ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि जो वहाँ के इकोनॉमिक्स हैं, जो पॉलिसी मेकर है, उनको पूरी तरीके से सरप्राइज कर रही है, क्योंकि उनका टारगेट जो होता है वो इससे काफ़ी कम होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन रेट की, तो मेनली इसे एक आसान शब्दों में आपको ऐसे समझना होगा कि जहां पे डिमांड जो है जब वो इंक्रीज़ कर जाती है या फिर सप्लाई डिक्रीज़ कर जाती है। जब डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है या सप्लाई डिक्रीज़ कर जाती है, इन दैट केस इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलता है, यानी जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे इस बात को ऐसे, जैसे आप पिछले साल कोई सामान जो है आपने 100 रुपये में परचेस करी। पिछले साल आपने किसी सामान को 100 रुपये में परचेस किया और उसी सामान को आप उतना ही वेट में, उतना ही सामान को आप नेक्स्ट ईयर जो है 110 रुपये में आपने परचेस किया। उसके अगले आने वाले साल में आपने उसको 120 या 125 रुपये में आपने परचेस किया। सेम क्वांटिटी में सेम थिंग को आपने उससे ज़्यादा दाम में परचेस किया। यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो महंगाई दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जैसा अभी एक रिपोर्ट आई है यूएस के अंदर, वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा उन्होंने बताया है कि 6.2% अक्टूबर के महीने में यूएस के अंदर इन्फ्लेशन रेट रहा है। जबकि इंडिया के अंदर जो यहाँ का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे हम कहते हैं एनएसओ कहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में, सेम मंथ में, यानी 4.5% देखने को मिला है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट। ये मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे बात क्या होती है, इट इज द रेट एट विच प्राइस इंक्रीज ओवर ए गिवन पीरियड। यानी एक फिक्स अंतराल के समय में जब प्राइस चीज़ों की, वस्तुओं की, सेवाओं की बढ़ने लगती है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से क्या होती है कि जो परचेसिंग जो पावर है एक आम जनता की, एक आम लोगों की, उसको वो क्षति पहुंचती है, यानी उसको नुकसान पहुंचता है। अगर महंगाई दर बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा, ऐसे में उनके लिए सामानों को खरीदना वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कंट्री में आम जनता को काफ़ी मुश्किलें वहाँ पर हर्ट करेगी। उसके बाद एक नया क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि वाई इज यूएस इन्फ्लेशन अ मैटर ऑफ कंसर्न। यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, इस बारे में थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए, जहाँ पे यूएस का जो वहाँ सेंट्रल बैंक, जैसे हम कहते हैं फेडरल रिजर्व कहते हैं, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है, वैसे यूएस के अंदर क्या है, फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ क्या है, यूएस का सेंट्रल बैंक है। उनका एक टारगेट होता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 2% तक रखा जाए। यानी 2% जो है, जो इंक्रीज होता है वो हर साल, वो 2% तक इंक्रीज हो, उससे ज़्यादा इंक्रीज ना हो। बट 2% बढ़ने की बजाय ये देखा गया कि वो 6.6% से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में जो वहाँ के पॉलिसी मेकर हैं, इकोनॉमिक्स है, वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो रहे हैं ये चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, क्यों हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यूएस में ये चीज़ें कहीं ना कहीं पिछले साल, या आप ये कह लीजिए कि जो मई के महीने के बाद से लगातार हर महीने जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि व्हाट हैज़ कास्ट द इन्फ्लेशन सर्च इन द यूएस। इन्फ्लेशन बढ़ने का रीज़न क्या है यूएस के अंदर। टिपिकली इन्फ्लेशन स्पाइक्स कैन बी असाइन टू आइदर एन इंक्रीज। मैंने बताया जैसे पहले कि अगर देखा जाए मेनली, तो जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का रीज़न क्या होता है, एक डिमांड में इंक्रीज होना या फिर सप्लाई में डिक्रीज होना, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। सेम थिंग अगर अगर हम बात करें यूएस में, तो यूएस में इस टाइम दोनों हो रहा है।
यानी वहाँ पे डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और जो सप्लाई है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, वो काफ़ी कम है। जैसा कि आपको रीज़न पहले से पता होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी हद तक जो कंपनियां थीं वो बंद कर दी गई थी। उसके अलावा जो लॉकडाउन लगा हुआ था, साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको छुट्टियां दे दी गई। यानी अगर एक तरह से ओवरऑल देखें तो जो जो प्रोडक्शन था उसमें काफ़ी हद तक कट आउट कर दिया गया था, यानी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। और जैसे ही लॉकडाउन हटा है, क्योंकि एक रीज़न क्या है लॉकडाउन हटने का कि एक बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन होना, प्रत्येक कंट्री में जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में की जा रही है। स्पेशली अगर हम बात करें यूएस में, तो यूएस में जो है वैक्सीनेशन काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़ी मात्रा में करी गई। इससे क्या हुआ, अचानक से जो लॉकडाउन वगैरह सारा हटा दिया गया। जब लॉकडाउन वहाँ से हटा दिया गया और जो वर्क है वो वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी, जो फैक्ट्रियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी, जो कंज्यूमर है उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई अचानक से। तो अचानक से जो डिमांड जब बढ़ गई वहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ, इससे जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी वहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। दिस रिकवरी वॉज फर्दर पुल्ड बाय द बिलियंस ऑफ डॉलर्स पम्प्ड बाय द गवर्नमेंट टू नॉट only provide relief to consumers and those who lost their jobs। यानी ये जो एक तरह से जो रिकवरी है उसको फुलफिल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के एक बड़े अमाउंट में जो पैसा प्रोवाइड करा के वहाँ पे और साथ ही साथ जो जॉब वगैरह है प्रोवाइड करा के, ऐसे में जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ जाती है। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ यूएस के अंदर नहीं है, बाकी जो अदर कंट्रीज़ है, जो ओवरऑल जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ भी सेम चीज़ देखने को मिली। चाहे हम चाइना की बात करें, जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसकी वहाँ पे भी जो रीज़न क्या है, डिमांड ज़्यादा होना, सप्लाई कम होना। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत से कंट्री में ऐसा भी रहा है कि कोविड के पहले जो है जो डिमांड थी, जो कंज्यूमर की जो डिमांड थी वो तक फुलफिल सही से टाइम से नहीं हो पा रही थी। कोविड के बाद जो है अचानक से जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में उसे फुलफिल करना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस टाइम जो प्रोडक्शन है काफ़ी बड़ी मात्रा में कम कर दी गई थी वस्तुओं की, सेवाओं की। इसके अलावा जो क्वेश्चन ये आता है कि इज दिस अ यूएस स्पेसिफिक फिनोमिना, क्या ये सिर्फ यूएस के अंदर देखने को मिल रहा है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्या ये यूएस के अंदर देखने को मिल रहा है या फिर अदर जो कंट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हुई हैं। तो बिल्कुल जो अदर कंट्रीज़ हैं, चाहे चाइना की बात करें, जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, वो सारी कंट्री जो हैं जो बड़ी जो एक मेजर इकोनॉमिक रही हैं, उन सब कंट्रियाँ सारी प्रभावित हुई हैं इन्फ्लेशन रेट्स यानी महंगाई दर से कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे भी सेम चीज़ निकल के आ रही है कि डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लाई जो है घट चुकी है, लेकिन प्रोडक्शन उतना वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वहाँ थोड़ा देखा जाए। यहाँ पे इंडिया में खास बात ये भी है कि इंडिया में कोविड के पहले डिमांड जितनी थी वो ऑलरेडी फुलफिल नहीं हो पाई थी। उसके बाद पेंडेमिक आने के बाद जो है जो डिमांड है वो अचानक से और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट खुलती है तो डिमांड जो की जाती है कंज्यूमर के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है, अगर डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी है तो जहाँ पहले की चीज़ें क्वांटिटी जो फुलफिल नहीं हो पाई है, डिमांड फुलफिल नहीं हो पाया है, सप्लाई उतनी नहीं हो पाई है, वो कहीं ना कहीं अब जाके जो है डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है और सप्लाई अभी भी काफ़ी हद तक कम है, यानी इंडिया में भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में खास चीज़ और है कि यहाँ पे जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी देखने को मिल रहा है। कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन रेट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच वी व्हेन वी इग्नोर द प्राइसेस ऑफ फूड एंड फ्यूल। यानी जब हम खाने की चीज़ों को और फ्यूल की जो प्राइस है उसको जब हम इग्नोर कर देते हैं, उसके अलावा जो रेट आता है निकल के आता है उसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि फूड और फ्यूल वगैरह का जो प्राइस है वो काफ़ी फ्लैक्चुएट करता है, तो ऐसे में उसको हम काउंट नहीं करते हैं। एक फिक्स जो निकल के आता है, इन्फ्लेशन रेट निकल के आता है, जो स्टेबल निकल के आता है, उसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, और जो इंडिया के अंदर वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। और ये चिंतित होने की बात है कि इंडिया के अंदर अभी जो है कोर इन्फ्लेशन रेट वो कितना हो चुका है, 6% हो चुका है, जो काफ़ी बड़ा है। जहां आरबीआई प्रयास करती है कि 2 से 4%, 5% के बीच में रखा जाए, वो कहीं ना कहीं अब 6% हो चुका है, और ये आरबीआई के लिए चिंताजनक बात है। इसके अलावा एक खास बात ये भी है, व्हेन प्राइस इंक्रीज ग्लोबली इट विल लीड टू हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। यानी अगर ग्लोबली प्राइस चीज़ों की बढ़ेगी तो ऐसे में वस्तुओं का
जो जो है इंपोर्ट करना, उसको चीज़ों को इंपोर्ट करना वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, स्पेशली इंडिया के लिए। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो प्राइस ग्लोबली बढ़ने का पीछे रीज़न है कि डिमांड पूरी ना हो पाना, सप्लाई कम रहना। साथ ही साथ जो यूएस की अगर बात करें तो यूएस का जो फेडरल बैंक है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो टाइट हो कर देगा उसको। इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट है लोन वगैरह पे वो बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो चीज़ों पे जो प्राइस जो चीज़ों की है वो भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे में किसी चीज़ को इंपोर्ट करना वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।